प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेसन में आपने देखा था कि खिलजी वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश का खात्मा होता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा केकुबाद व क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में की जाती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ मैं, जैसे सल्तनत काल है, सल्तनत काल जो माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी गुलाम वंश, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन, केकुबाद, क्यूमर्स तक गुलाम वंश माना जाता है 1290 ईस्वी में। केकुबाद व क्यूमर्स की हत्या के पश्चात एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है जिसे खिलजी वंश कहा जाता है, और इस वंश की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी को, जो कि था तो एक तुर्क लेकिन अफगान में निवास करने वाले लग गए थे, इसलिए अपने नाम के आगे खिलजी लगने लगा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 से 1320 ईस्वी में। पिछले अध्याय में अपन ने अध्ययन किया था और उस अध्याय में बताया गया था कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इस वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल था 1290 से 1296 ईस्वी, 96 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु किस प्रकार होती है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, जो जिसका भतीजा था वह दामाद था, उसके द्वारा जलालुद्दीन खिलजी का वध किया जाता है। उसी के साथ जलालुद्दीन खिलजी का चैप्टर क्लोज्ड हो जाता है। और उसके पश्चात आपको बताया था मैंने कि अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का अगला शासक बनता है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपने अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल माना जाता है 1296 से 1316 ईस्वी। तो देखिए, पिछले लेसन में आप लोगों ने अध्ययन किया था कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का वध किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात अलाउद्दीन अपने सहयोगियों के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में वो क्या करता हुआ जाता है कि रास्ते में जो धन उसके पास था देवगिरी से लूटा हुआ जितना भी धन था, वो जिस रास्ते से होकर निकल रहा था, गुजरता है, उस रास्ते में वो धन दौलत बाढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके साथ देने वालों की भीड़ बढ़ती जाती है। किस कारण? धन के लालच में व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ते जाते। और कहा जाता है कि उसी समय अलाउद्दीन खिलजी, कहते हैं कि राजयोग लिखा हुआ था, राजयोग लिखा हुआ था। कारण क्या था? जलालुद्दीन खिलजी का वध अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया जाता है। वध करने के पश्चात साम्राज्य की ओर प्रस्थान करता है अलाउद्दीन खिलजी। मार्ग में धन दौलत भी बाढ़ते हुए चलता है और इसके सहयोगियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है इस लालच के कारण। लेकिन अब उस समय क्या हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी तो मर गया, शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं मैं, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इसके पश्चात इसके जो सहयोगी थे, जैसे अरकली खां, जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र, कद्र खां, ये भी पुत्र, पत्नी मलिका जहान, वजीर अहमद चप, ये पत्नी हो गई। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का वध करने के पश्चात राजधानी की ओर प्रस्थान करता है, तो उसी समय अलाउद्दीन को सूचना मिलती है कि मलिका जहान क्या करती है, अपने पुत्र कद्र खां को सुल्तान बना देती है। तो इससे नाराज होकर क्या करता है, अरकली खां नाराज हो जाता है और वो क्या करता है, साम्राज्य छोड़कर
मुल्तान चला जाता है। तो यानी क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के जो विरोधी थे, ये जो प्रमुख विरोधी थे, अब इनमें ही आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कद्र का जब सुल्तान बनता है तो अरकली खां जो कि बड़ा पुत्र होता है वो नाराज हो जाता है, वो मुल्तान चला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये जो समस्या थी, ये समस्या क्लोज हो गई, यानी इस समस्या का सामना करने की उसे जरूरत नहीं थी। अब उसे जरूरत थी इन तीनों का सामना। अब क्या होता है, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी राजधानी की सीमा पर पहुंचता है, उस समय कद्र खां जो कि इब्राहिम के नाम से सुल्तान बनता है, इब्राहिम की उपाधि के नाम से, वो क्या करता है, अपने 40,000 सैनिकों के साथ सीमा पर खड़ा रहता है अलाउद्दीन का सामना करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की कूटनीति के कारण बहुत से सैनिक जो कि इब्राहिम के साथ थे वो अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में हो जाते हैं, और कहा जाता है कि सुल्तान इब्राहिम, अहमद जब आदि जान बचाकर भाग जाते। फिर ये समस्या भी कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती। फिर बलबन 1296 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पर? लाल महल में, जिसका निर्माण बलबन ने करवाया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के पश्चात क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी एक सेना को लेकर मुल्तान पर आक्रमण करता है। सुल्तान बनने के पश्चात मुल्तान पर आक्रमण करता है, अरकली खां का दमन करता है। पहले क्या करता है? पहले तो अंधा करवाता है, वह बाद में उसके पुत्रों सहित उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके पश्चात फिर इब्राहिम का खात्मा करता है, मलिका जहान का खात्मा करता है, अहमद चाप का खात्मा करता है। इस प्रकार तमाम विरोधियों का ये दमन कर देता है। और इसी के साथ अब इसकी समस्या, जो इतनी सारी समस्याएं थी, वो समाप्त हो जाती है। तो अब देखिए, समाप्त होने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है 1296 ईस्वी, और जिसका शासनकाल माना जाता है 1316 ईस्वी तक। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि आपके जो पहला पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकाल दो भागों में विभाजित है। एक तो है सल्तनत काल, जो मैंने बताया था 1206 से 1526 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है सल्तनत काल। और इसके पश्चात फिर प्रारंभ होता है मुगल काल। जो मुगल काल, बाबर द्वारा साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 ईस्वी मुगल साम्राज्य की, उसके पश्चात 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल काल चलता रहता है। तो देखिए, जिस प्रकार मुगल काल में अकबर का नाम महान शासकों में लिया जाता है, मुगल शासकों में से, उसी प्रकार सल्तनत काल के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अलाउद्दीन खिलजी का है। यानी मध्यकाल में दो ही महत्वपूर्ण शासक थे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि सल्तनत काल का था, दूसरा अकबर जो कि मुगल काल का था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि ये अनपढ़ था, जैसे इतिहासकार कहते हैं। उधर अकबर जो कि महान शासक कहलाता है, वो भी अनपढ़ था। जितना साम्राज्य अकबर का विशाल था, उतना ही साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के समय भी था। बहुत से उल्लेखनीय कार्य अकबर की तरह इसने भी किए, और इसीलिए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कह सकते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता प्राप्त करते ही अपना राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी के विरोधियों का दमन किया। दमन करने के पश्चात देखिए, पहला सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी यानी सबसे बड़ा ताकतवर मैं हूं और मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं। हालांकि बाद में इसके जो वजीर था उसने इसे समझाया कि पूरे विश्व को छोड़, तो पहले भारत पर ही अपने साम्राज्य की स्थापना कर। तो पहला सिकंदर सानी की उपाधि धारण की।
दूसरा, खलीफा का नायब की उपाधि धारण की। दूसरी उपाधि कौन सी थी? खलीफा का नायब। खलीफा कौन? मुस्लिम यानी इस्लामिक जगत में इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु माना जाता है खलीफा। तो खलीफा का नायब की उपाधि धारण की, लेकिन खलीफा से कभी भी अपने सत्ता को वैधानिक स्वीकृति नहीं दिलवाई जैसे इल्तुतमिश ने दिलवाई थी। तीसरा, राजा की निरंकुशता पर बल, या यूं कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना भी कह सकते हैं अपन। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। क्यों? क्योंकि पहले बताया बलबन ने भी निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी, यानी राजा ही सर्वोच्च है, उसने जो कह दिया वो फाइनल है। क्योंकि कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय बलबन की मृत्यु के पश्चात से लेकर जलालुद्दीन खिलजी तक राजा का जो पद का जो गौरव होता है, जो प्रतिष्ठा होती है, वो धूमिल हो चुकी थी। तो इसने देखा कि अब मुझे पुनः राजा की प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। तो इसने क्या किया? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, यानी जो राजा ने कह दिया वही फाइनल आदेश है, और राजा के आदेशों की अवहेलना करना यानी मृत्युदंड प्राप्त करना है। चौथा, धर्म को राजनीति से पृथक रखा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना की थी जिसमें धर्म का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। यानी कोई भी राजकीय कार्य करना है, प्रशासकीय कार्य करना है, तो वो इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं करना है। इसने साफ खुद अपने शब्दों में कहा है कि मुझे ये पता नहीं कि मेरी मृत्यु के पश्चात खुदा मेरे साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि मैंने अपने राजतंत्र में इस्लामिक सिद्धांतों को, इस्लामिक धर्म को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। यानी इस्लाम धर्म को कभी भी राजनीति में शामिल नहीं किया, नहीं इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार कोई निर्णय किया, यानी धर्म को बिल्कुल राजनीति से बिल्कुल पृथक रखा। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 उपाधियां धारण की थी, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। क्यों? ताज की प्रतिष्ठा गिर गई थी और धर्म को राजनीति से बिल्कुल पृथक रखा। अब देखिए, इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ समस्या भी आई। जैसे पहली समस्या, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसके साम्राज्य में सर्वाधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए। यानी परेशानियां कुछ कम नहीं आई थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने, लेकिन इसने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने सफल बुद्धि द्वारा सारी समस्याओं का समाधान किया। तो देखिए, नेक्स्ट आता है विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान बहुत से विद्रोह हुए, और यहाँ तक कि कई बार तो अलाउद्दीन खिलजी को अपनी जान के भी लाले पड़ गए थे, और यह घोषणा कर दी गई कि मरने वाला, या कि अलाउद्दीन खिलजी मर गए। जैसे पहला विद्रोह, कहा जाता है कि इसका भाई नुसरत खां का गुजरात अभियान, कहा जाता है कि जब इसका भाई नुसरत का गुजरात अभियान से लौट रहा था, सफल अभियान से, तो कहा जाता है कि धन के विभाजन को लेकर 9 मुसलमान, आपको पता है पहले बताया था जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल भारत में रह गए थे उलुग खां के नेतृत्व में 4000, उन 4000
को ही भारत में नव मुसलमान के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा भाई, नुसरत का गुजरात का सफल अभियान करके लौट रहा था तो नव मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया धन के बंटवारे को लेकर। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में इस विद्रोह का दमन कर दिया था, लेकिन कुछ जो मंगोल थे वो क्या कर गए, रणथंभौर राणा हमीर की शरण में चले गए। इसके पश्चात कहा जाता है दूसरा विद्रोह उसके भाई ने अकत खां, इसने विद्रोह किया, इसकी हत्या करने की कोशिश की, षड्यंत्र रचा, लेकिन अलाउद्दीन तो बच गया। लेकिन इसने क्या किया, अलाउद्दीन को मरा हुआ जानकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा अपने सहयोगियों को लेकर, फिर इसको मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार एक विद्रोह इसने किया। तीसरा विद्रोह तुर्क अमीरों ने किया, वो भी इसकी हत्या करने की षड्यंत्र रच रहे थे। पता चल गया, इनका भी दमन करवा दिया। फिर कुछ जो इसके सहयोगी वजीर था, उस वजीर ने भी, जैसे वजीर द्वारा विद्रोह, इसके वजीर ने भी विद्रोह किया, सफल नहीं रहा, उसे भी मृत्युदंड दिलवा दिया। इस प्रकार लगातार इसके शासनकाल के दौरान लगातार विद्रोह होते गए। तो अलाउद्दीन खिलजी एक विद्रोह दबाता, दूसरा विद्रोह प्रारंभ हो जाता। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में है यार, ये पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साम्राज्य को, हालांकि मैं सफलतापूर्वक दमन कर रहा हूँ लेकिन लगातार विद्रोह होते जा रहे हैं। तो देखिए, अब विद्रोह के जब अलाउद्दीन खिलजी ने कारण जानना चाहा तो विद्रोह के कारण उसके सामने प्रकट हो गए। पहला, अमीरों का आपसी मेलजोल। यानी इसने जब पता किया कारण भी, कारण क्या है, कारण पहला आया कि भाई अमीर ज़्यादातर आपस में मिलते जुलते रहते हैं और ज़्यादा मुलाकातें होती रहती है, तो ये षड्यंत्र करने लग जाते हैं, इसीलिए ये लगातार विद्रोह हो रहे हैं। दूसरा, अमीरों द्वारा मद्यपान करना। वे पार्टियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो वहाँ पर नशे में हम मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लगातार ये विद्रोह हो रहे हैं। धन का कुछ हाथों में केंद्रित होना। यानी तीसरा कारण ये आया कि यार जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास धन अत्यधिक मात्रा में है और धन उनके पास है तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ने धन के बदौलत ही सत्ता प्राप्त की थी। तो तीसरा कारण ये था। और चौथा कारण, गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी। ये चार कारण अलाउद्दीन खिलजी के सामने आए। तो अब देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इन चार कारणों का समाधान किया ताकि दोबारा कभी विद्रोह ना हो सके। तो देखिए, पहला कारण अमीरों का आपसी मेलजोल, सामने लिख रहा हूं मैं, प्रतिबंध लगा दिया। भाई ज्यादातर सीधा आदेश निकाल दिया कि बिना कार्य के कोई भी अमीर आपस में ज्यादा मेलजोल नहीं करेगा। यूं कह सकते हैं कि भाई आप ज्यादा उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रख दीजिए। तो इस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, मद्यपान, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, धन का कुछ हाथों में केंद्रित होना, यानी धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में ज्यादा है तो क्या किया, वापिस छीना व इनके अधिकार कम किए। यानी धन तो छीना ही, लेकिन अधिकार थे ज़्यादा, तो उन अधिकारों का गलत उपयोग करके वो धन
अत्यधिक प्राप्त कर लेते थे, अधिकार भी छीन लिए। अब चौथा, गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी। इसने कहा कि गुप्तचर व्यवस्था अगर अपनी मजबूत है तो विद्रोह की सूचना समय से पहले हमें मिल सकती है। तो इसने क्या किया, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया। इस प्रकार ये जो लगातार विद्रोह हो रहे थे, इन विद्रोह का इसने कारण जाना और सफलतापूर्वक उन कारणों को समाप्त कर दिया, ताकि भविष्य में कोई विद्रोह, आंतरिक विद्रोह ना हो सके। बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे हमें ये पता नहीं चलता भाई टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। आपसे मेलजोल होता था, षड्यंत्र रचे जाते थे, क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। मद्यपान पार्टियां करते थे तो वहाँ पर भी षड्यंत्र होता था, प्रतिबंध लगा दिया। धन ज़्यादा था, धन वापस ले लिया और उनके अधिकार कम कर दिए। गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी तो इसका क्या किया, मजबूत कर दिया। इस प्रकार उसने इस समस्या का, जो विद्रोह थे, आंतरिक समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया। अब देखिए, इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए प्रयोग भी किए, जैसे राजस्व क्षेत्र में सुधार। देखिए, राज्य की आय का प्रमुख साधन माना जाता है भूमि कर। तो इसने क्या किया, राजस्व क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार किए, ताकि इनकम अधिक होगी तो राज्य की स्थिति भी मजबूत होगी। तो उसने क्या किया, पहला तो भूमि कर में वृद्धि की, यानी 1/2 या 50%, यानी उत्पादन अगर 1 रुपये का हो रहा है तो 50 पैसे राजकोष में जमा करवाना प्रत्येक किसान को अनिवार्य कर दिया। दूसरा कारण ये माना जाता है कि दूसरा सुधार इसलिए किया कि लगान वसूलने वालों से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिए। यानी क्या किया दूसरा, लगान वसूलने वाले कौन थे, हिंदू थे, जिन्हें कहा जाता है खुद मुकद्दम चौधरी। यानी ये जो लगान वसूलने वाले थे, इन लगान वसूलने वालों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए। ठीक है, आप फ्री हो गए हो, अब आप लगान वसूल नहीं सकते। क्योंकि क्या होता था, ये जो हिंदू वर्ग जो था लगान वसूलता था, और अलाउद्दीन को ये था संशय कि ये लगान ज़्यादा वसूलते और कम लगान ही जमा करवाते, अतः इन पे अधिकार समाप्त कर दिए। और कहा जाता है कि इनकी स्थिति बाद में बहुत ही दयनीय हो गई थी। पहले ऐसो आराम भरा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन बाद में इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। तीसरा, इनाम में दी गई भूमि वापस ले ली। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई, और जब उसे पता चला कि दान या इनाम में दी गई भूमि कुछ ज़्यादा ही है, तो इसने क्या किया, भाई अगर ये उनके पास रहेगी तो उनसे इस भूमि से कोई आय राज्य को प्राप्त नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, इनाम या दान में दी गई जितनी भूमि थी उसे वापस छीन ली, यानी अब वो राज्य की भूमि हो गई। तो अब क्या हुआ, उत्पादन जो प्राप्त होगा वो राज्य का ही होना है। तो इस प्रकार तीसरा डिसीजन
ये लिया कृषि के क्षेत्र में सुधार करने हेतु। चौथा, गृह कर व चराई कर नए कर लगाए। तो देखिए, गृह कर यानी घर का कर, गृह टैक्स। चराई कर ये कहा जाता है कि जो दुधारू पशु होते थे वो जहाँ चरागाह में चरते थे, घास खाते थे, तो उन पर भी इसने कर लगाया ताकि क्या है, राज्य की आय में वृद्धि हो। तो इस प्रकार इसने, और इसके अलावा पांचवा, दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की। यानी ये सुधार कर दिए, भूमि कर में वृद्धि कर दी, 50% कर दिया, लगान वसूलने वाले थे भ्रष्टाचार करते थे, अधिकार छीन लिए, इनाम में जो भूमि दी गई थी उससे राज्य को आय नहीं हो रही थी वो वापिस छीन ली, नए कर लगाए, गृह कर व चराई कर यानी दुधारू पशुओं पर, और ये घर का कर। और फिर क्या किया, अब भाई राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए उसने क्या किया, एक नया ही विभाग स्थापित किया जिसे कहा जाता है दीवान ए मुस्तक राज। इसका एकमात्र काम था इस विभाग का कि राजस्व व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इसके अंडर में थी। कहीं कोई अव्यवस्था, कोई भ्रष्टाचार फैल रहा है तो उसका समाधान यही करता था। यानी राजस्व विभाग से संबंधित संपूर्ण जिम्मेदारी अब इस विभाग की थी। तो इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में इसने निम्न प्रकार से सुधार किए और इससे इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि राज्य की आय में वृद्धि हुई। और यही कारण था कि 50% कर भी किसान आसानी से चुका सकते थे और चुकाने के पश्चात भी किसानों की स्थिति बढ़िया थी, यानी आराम से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, इतना कर होने के पश्चात भी। अब देखिए, इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के क्षेत्र में सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण इसके साम्राज्य में हुए, सर्वाधिक विद्रोह इसके शासनकाल के दौरान हुए। तो अब इतनी बड़ी समस्या है तो सैनिक तो इसे चाहिए ही चाहिए थे और सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा चाहिए थी। तो इसने क्या किया, सैनिक सुधार, पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार कर लिया, अब सैन्य विभाग में सुधार। तो इसने क्या किया, सैनिक सुधार में पॉइंट आता है पहला, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, ताकि क्या है, सैनिकों का मनोबल मजबूत है। पहले आपको पता है इल्तुतमिश के समय से ही इक्ता प्रणाली प्रारंभ थी। इक्ता 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। इक्ता यानी सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था और वहाँ से जो आय होती थी वो सैनिक की मानी जाती। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को सैनिकों का मनोबल बढ़ाना था। इसने क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया ताकि मनोबल मजबूत रहे और वह आसानी से बढ़े हुए मनोबल से युद्ध भूमि में लड़ाई कर सके। दूसरा, हुलिया वह दाग प्रथा लागू की। देखिए 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अलाउद्दीन खिलजी की हुलिया व दाग प्रथा से आप क्या समझते हैं।
तो देखिए सिंपल सा है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैन्य विभाग में सुधार करते हुए पहला तो सैनिकों को नगद वेतन दिया, दूसरा हुलिया व दाग प्रथा लागू की। हुलिया दाग, हुलिया यानी सैनिकों का बायोडेटा बनाया, यानी सैन्य विभाग में भ्रष्टाचार हो सकता है तो उसने क्या किया, प्रत्येक सैनिक यानी जितने भी सैनिक सैन्य विभाग में है प्रत्येक सैनिक का हुलिया दर्ज करवाया, भी इसके चेहरे पे कहाँ कट का निशान है, कहाँ इसके शरीर में विशेष निशान है, यानी एक प्रत्येक सैनिक का बाह्य यानी शारीरिक रिकॉर्ड इसने रखा, ताकि जब भी सैनिकों की चेकिंग होती थी तो उस समय उस हुलिये के आधार पर ही चेकिंग की जाती थी, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही सैनिक की गिनती दोबारा हो जाए। तो पहला सैनिकों का बायोडाटा बनाया ताकि भ्रष्टाचार ना हो। दूसरा दाग प्रथा, दाग प्रथा से तात्पर्य है घोड़े को शाही निशान से तो उसने क्या किया, जितने भी जैसे मान लो किसी सैनिक कोई घुड़सवार सेना है तो घुड़सवार सेना का जो मुखिया है, सेनापति जो है, उसको आदेश दे दिया कि भाई प्रत्येक घोड़े को जो शाही निशान होता है उससे दागा जाना है, क्योंकि कई बार ये होता था कि भ्रष्टाचार हर विभाग में रहता है। जिस प्रकार कम सैनिकों को ये गिनती ज़्यादा बताई जा सकती थी तो उनका रिकॉर्ड रखना प्रारंभ किया। उसी प्रकार घोड़े 50 है, जब भी चेकिंग की जाती है घोड़ों की तो क्या करते हैं, इधर चेकिंग हुई अगली टुकड़ी में पुनः वही घोड़े खड़े कर दिए जाते थे। तो इसने क्या किया, भाई घोड़े को शाही दाग से निशान लगाया जाए, दागा जाए, ताकि उस घोड़े की दोबारा कोई गिनती नहीं करवा सके। तो इस प्रकार हुलिया व दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। हुलिया से तात्पर्य है सैनिकों का बायोडाटा रखना प्रारंभ किया ताकि भ्रष्टाचार ना हो, सैनिकों की दोबारा गिनती ना हो सके। दाग प्रथा घोड़े को शाही निशान से दागा जाने लगा ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना बचे। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर में अपन ने आज उनके किस प्रकार सत्ता प्राप्त की थी, किस प्रकार जलालुद्दीन के रिश्तेदारों का वध करवाया, किस प्रकार इसके साम्राज्य में विद्रोह हुए, विद्रोह के क्या कारण थे, उन कारणों का समाधान किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके पश्चात फिर इसने राजस्व क्षेत्र में सुधार किया, दीवान मुस्तकराज नामक नए विभाग की स्थापना की, और किस प्रकार इसने सैन्य सुधार यानी सैनिक सुधार या सैन्य विभाग में सुधार किया, नगद वेतन दिया, हुलिया व दाग प्रथा लागू की। बाकी अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें इसी टॉपिक के बारे में जो अभी बाकी है विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक इसके साम्राज्य विस्तार है और इसकी प्रशासनिक कार्य है, घटनाएं हैं, उसका वर्णन नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू, धन्यवाद।